What makes an election democratic? तो लास्ट वीडियो में हम ये डिटेल में पढ़ चुके हैं व्हाई वी नीड इलेक्शंस, कि भाई इलेक्शंस हमें क्यों चाहिए, तो वो चीज़ हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि किसी भी इलेक्शन को क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे डेमोक्रेटिक बनाती हैं, राइट? क्योंकि लोगों के भले के लिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं होंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, राइट? सो वी नीड टू इंश्योर दैट elections are democratic. If we are saying that we live in a democratic country, then we will have to ensure that the elections in our country are democratic. Elections can be held in many ways. तो elections जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों से हो सकते हैं। All democratic countries hold elections. अब हमें ये पता है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। बट हमें ये भी पता है कि बहुत सारी ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रिटेन की बात करो तो ब्रिटेन जो है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। वहाँ पे राजा रानी का सिस्टम चलता है, वहाँ पे किंग है, क्वीन है, और किंग क्वीन तो हैं, साथ साथ उसके क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके साथ साथ वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के थ्रू पीएम को चुना जाता है, और जो भी लोग चुन के आते हैं वो राजा रानी को हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं। बट अल्टीमेट ऑथोरिटी जो है दैट लाइज विद दी किंग और क्वीन। हाँ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे गाइड किया जाएगा राजा रानी को, उनको एडवाइस दी जाएगी। हाँ, जो राजा रानी है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, बट मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से रातों रात कोई कानून बदल देंगे या चेंज कर देंगे, उतनी पावर नहीं है। बट स्टिल देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, वहाँ पे राजा रानी का सिस्टम है, ऐसा राजा रानी का सिस्टम जहाँ पे कानून भी है और इलेक्शंस होते हैं। बट वी कैन नॉट कॉल दैट अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जिन भी कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इलेक्शन तो हो रहे हैं बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है, और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इलेक्शंस भी हो रहे हैं और वो डेमोक्रेटिक भी है। सो वी नीड टू नो दीज फीचर्स ऑफ इलेक्शन कि जो उसे डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक से? We have discussed this question briefly in chapter 1. तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में चैप्टर 1 में समझा था। जब हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे, डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने इस पॉइंट को भी टच किया था कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने ज़रूरी हैं। We discussed many examples of countries where elections are held but they can't really be called democratic elections. हमने बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि वहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं, बट वो इलेक्शंस जिस भी तरीके से हो रहे हैं उसे हम फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते, उसे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते। जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से चाइना के केस में क्या होता है, देयर इज वन पार्टी और वो पार्टी कहती है कि भाई अगर आप हमारे मेंबर नहीं हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो किसी भी पर्सन को इलेक्शन में लड़ने के लिए उस पार्टी का मेंबर होना जरूरी है या उस पार्टी से जुड़ी हुई छोटी पार्टीज का मेंबर होना जरूरी है। अगर आप कहो कि मैं अपनी अलग पार्टी बना के इलेक्शन लड़ना चाहता हूं तो वो आप नहीं कर सकते, आपको उस पर्टिकुलर पार्टी का मेंबर होना जरूरी है, तभी आप चाइना में इलेक्शन लड़ सकते हो। तो ये हम इसे एक फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऑप्शंस नहीं मिल रहे, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा। लोगों की तो मर्जी होनी चाहिए ना कि वो किसी भी पर्सन को चुन सके, कोई भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सके। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जो सिविक्स की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट चैप्टर पूरा देख सकते हो। अगर आपको पार्ट्स देखने हैं तो भी आप नाम से वो पर्टिकुलर सेक्शन सर्च करके देख सकते हो कि जिसमें वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला जो टॉपिक था वो आप सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हो। तो हमने इस तरीके से बहुत सारे कंट्रीज के एग्जाम्पल समझे थे जहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ इलेक्शंस तो हो रहे हैं बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हमारे लिए इसीलिए जरूरी है कि भाई हम डिफरेंशिएट कर पाएं। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो हमने उस सेक्शन में, उस चैप्टर में जो भी पढ़ा था उसको वापस से याद करते हैं और कुछ लिस्ट डाउन करते हैं, कुछ पॉइंट्स कि क्या क्या चीजें किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं।
तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर पर्सन को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो चूज कर सकता है। मतलब कि बेसिकली हर पर्सन के पास वोट देने का अधिकार हो सकता है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और वट एवर बेसिस। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग पीपल कि आप वोट दे सकते हो और आप नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है। आपको सबको चॉइस देनी है, सबको ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि जो भी पर्सन एलिजिबल है, जो भी पर्सन अडल्ट है, वो वोट दे सकता है। चाहे आप औरत हो, आदमी हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हो, नहीं करते हो, डजेंट मैटर, यू आर अलाउड टू गिव वोट। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि सबको वोट देने के लिए अधिकार होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पर्सन के पास एक वोट होना चाहिए और उस एक वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, राइट? वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी के पास एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं है कि एक पर्सन एक से ज्यादा वोट दे सके, ऐसा नहीं होना है। तो क्या है, एक पर्सन है, वन पर्सन, वो पर्सन एक ही वोट दे सकता है और वो जो एक वोट देगा उस एक वोट की वैल्यू भी एक ही होगी, माने उस वोट की वैल्यू भी सेम ही होगी जैसे कि कोई और वोट देगा उसके वोट की वैल्यू होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अमीर वोट देगा तो उसको ज्यादा माना जाएगा, उसकी ज्यादा महत्व समझा जाएगा उसका, ऐसा नहीं है। चाहे अमीर वोट दे चाहे गरीब वोट दे, उसकी वैल्यू एक ही है, उसकी जो महत्व उसका जो महत्व है वो सेम ही है। तो डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो पहला फीचर तो हो गया, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू होनी चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उस वोट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। Then the second point is there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. तो इस वाले पॉइंट में वही जो चाइना का मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया वो यहाँ पे फिट होता है कि इस सेकंड पॉइंट में बोला जा रहा है कि भाई लोगों के पास एक्चुअल में कोई चॉइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम नाम के लिए बोल रहे हो कि हम तुम्हें वोट करने के लिए चॉइस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पे क्या है, जो उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी का मेंबर होना जरूरी है। और अगर आप उस पार्टी के मेंबर नहीं हो या उससे जुड़ी हुई पार्टी के मेंबर नहीं हो तो आप इलेक्शन में नहीं लड़ सकते। तो आप इस पूरे केस में देखो कि क्या लोगों को एक्चुअल में कोई चॉइस मिल रही है? नहीं, लोगों के पास अल्टीमेटली एक ही चॉइस है कि उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट देना है और कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब देखो चाइना में वो क्या करते हैं, उनकी एक पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो इस पार्टी से ही 10 लोगों को खड़े कर देंगे। अब इन 10 लोगों में से आपको चुनना है। भाई इससे फर्क क्या पड़ा? मतलब अल्टीमेटली तो जो आइडियोलॉजी है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आने वाली। अब अगर हम अपने देश का एग्जाम्पल देखें तो हमारे देश में क्या होता है कि अलग अलग पार्टीज होती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, देयर आर डिफरेंट पार्टीज और वो पार्टी से अलग अलग लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लोगों के पास एक्चुअल में चॉइस है कि वो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टीज का बेसिक मतलब क्या है कि जो आईएनसी है उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो अलग मुद्दों को उठाती है। बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसका अपना काम करने का तरीका है। आम आदमी पार्टी का अपना तरीका है। इसी तरीके से जितनी भी अलग अलग पार्टीज हैं उन सबका अपना अलग अलग तरीका होता है और जो भी लोग एक पार्टी में होते हैं वो एक आइडियोलॉजी से ही काम करते हैं। बेसिकली जो काम है वो पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से होता है। तो अगर चाइना में एक ही पार्टी रहेगी तो उससे क्या होगा, उससे लोगों के पास एक्चुअल में चॉइस नहीं होगी, क्योंकि भले ही सेम पार्टी से आप 10 लोगों को खड़े कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा। अब इंडिया में आप कहने लगो कि मतलब मान लो आईएनसी है या कोई भी पार्टी है, एक्स पार्टी ले लेती हूँ मैं, मान लो इंडिया में एक्स पार्टी है और ये जो एक्स पार्टी है इसी के 10 लोग खड़े हो जाएं, ठीक है, बीजेपी बोल देते हैं, चलो एक्स से फिर कंफ्यूज हो जाओगे, बीजेपी है, ठीक है। अब बीजेपी का क्या है, हमने बोला कि एक ही पार्टी है देश में, मान लो बीजेपी है और बीजेपी से हमने 3 लोग खड़े कर दिए नीचे, बीजेपी के हमने 3 लोग खड़े कर दिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मिस्टर ए, बी एंड सी। ये तीनों बिलोंग किसको कर रहे हैं? ये बीजेपी को ही बिलोंग कर रहे हैं। अब आप किसी को भी वोट दो, आप ए को दो, बी को दो, सी को दो, डजंट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू विन? बीजेपी ही जीतेगी। तो लोगों के पास क्या ऑप्शन रहा? कोई फायदा हुआ इस इलेक्शन का? भाई इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या थी? मतलब नाम ही क्यों किया इलेक्शन का, मत ही कराते। तो इसी तरीके से चाइना में सेम केस होता है। ये आप
चाइना का एग्जांपल समझ लो, यहाँ बीजेपी को हटा दो, अब यहाँ पे क्या लिख दो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें इलेक्शंस तो होते हैं, बट वो इलेक्शन नाम के होते हैं। दे डोंट एक्चुअली गिव पीपल द रियल चॉइस। वो लोगों को एक्चुअल चॉइस नहीं देते, वो बस नाम के इलेक्शन होते हैं। अल्टीमेटली होना तो वही होता है जो होता है, जिसने जीत के आना होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, बाकी सब तो दिखावा होता है। तो पीपल मस्ट हैव सम चॉइस। लोगों के पास ये दिखावा नहीं होना चाहिए कि भाई नाम के इलेक्शन हो रहे हैं, नाम की चॉइस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास रियल में चॉइस होनी चाहिए। जैसे इंडिया के केस में है, इंडिया के केस में अलग अलग लोग इलेक्शन में लड़ सकते हैं, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इवन इंडिविजुअल जो पर्सन है, इंडिपेंडेंट जो पर्सन है, अगर वो किसी पार्टी से भी बिलोंग नहीं करता, इवन दैट पर्सन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, वो भी खड़ा हो सकता है। सो देयर इज नो नीड टू बी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर पार्टी। जिसको इलेक्शन में लड़ना है वो बस पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं, आपको पर्टिकुलर एज पार करनी है, आपके जो बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो कि होनी लाजमी है, बट अदरवाइज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप जाओ, आप लड़ सकते हो बिल्कुल इलेक्शंस। तो लोग जो है वो फ्री हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। लोगों के पास, जो वोट देने वाले लोग हैं, उनके पास एक्चुअल में चॉइस है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको सही से क्लियर हो गया हो। देन द थर्ड पॉइंट इज द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। अब मान लो आपने इलेक्शंस लड़े और एक ही बार लड़े, मतलब देश में एक ही बार इलेक्शन हुआ, पूरी चॉइस थी, मतलब अलग अलग पार्टीज हैं, अलग अलग लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन में, और कोई भी किसी को भी वोट दे सकता है, सबको वोट देने का अधिकार है, सारी चीजें हैं, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। पॉइंट नंबर 1 भी है इलेक्शंस में कि हाँ सबको वोट देने का अधिकार है, और पॉइंट नंबर 2 भी है कि सब लोगों के पास चॉइस भी है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, इलेक्शन सिर्फ एक ही बार होंगे, मतलब मान लो 50 साल में एक बार होंगे इलेक्शन। अब ऐसे इलेक्शन का अगेन हम क्या करें, आपने सबको वोट देने का अधिकार दे दिया, आपने चॉइस भी दे दी, बट इलेक्शन एक ही बार होंगे। अब एक बार इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में कोई पर्टिकुलर पर्सन जीत के आया, उसने एक साल काम ठीक किया, उसने दूसरे साल भी थोड़ा ठीक ठाक काम किया, बट तीसरे साल आते ही वो एकदम मतलब ठप पड़ गया। तीसरे साल आते ही उसने एकदम आलसपन दिखा दिया। वो जो पर्सन जीत के आया है वो काम ही नहीं कर रहा, वो एकदम चैन से बैठ गया कि भाई आने वाले 50 साल तक तो मैं ही रहने वाला हूँ, मेरी ही पार्टी जीतेगी, मतलब गवर्नमेंट में रहने वाली है, क्योंकि 50 साल बाद इलेक्शन होंगे। तो फिर ये 50 साल में मतलब लोग परेशान नहीं हो जाएंगे? दे विल गेट स्टक विद सेम पर्सन, सेम गवर्नमेंट। और अगर उन्हें कोई चेंज चाहिए तो वो फिर कैसे करेंगे, उन्हें 50 साल का वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स में होने चाहिए, वो जल्दी जल्दी होने चाहिए। जैसे हमारे देश में क्या है, 5 साल का इंटरवल है, तो 5 साल ठीक है भाई। अगर किसी गवर्नमेंट को कोई स्कीम वगैरह चलानी है, कुछ काम करना है, तो वो 5 साल का अच्छा स्पैन है। 5 साल के में वो अच्छा काम कर सकती है और लोगों को दिखा सकती है कि वो कितना सक्षम है। और अगर लोगों को उस गवर्नमेंट का पिछले 5 सालों में काम अच्छा लगा तो वो उसे वापस से जिता देंगे, अगले फिर 5 साल वो आ जाएंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा काम लग रहा है। तो इससे क्या है, मोटिवेशन बनी रहती है। अब 50 साल के केस में क्या है, वो 1-2 साल उसने चलो काम कर दिया ठीक, बट फिर वो एकदम ठंडे बस्ते में बैठ जाएगा, वो एकदम चैन से बैठ जाएगा कि भाई मेरे को काम करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो गवर्नमेंट में हूँ, मेरी तो सरकार बनी पड़ी है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की, 50 साल तक मैं टेंशन फ्री हूँ। जब 50 साल खत्म होने वाले होंगे तो 1-2 साल में मैं काम करना शुरू कर दूंगा, ताकि अगले इलेक्शन में मैं जीत जाऊं। तो मतलब उसको क्योंकि आने वाले इलेक्शन का डर नहीं है, काफी लंबे समय तक 50 साल तक वो खाली बैठा रहेगा, वो देश में कोई काम नहीं करेगा। तो जब छोटे छोटे टाइम पे इलेक्शन होंगे, जब थोड़ी थोड़ी देर में इलेक्शन होंगे, उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट बनी है, जो पर्सन जीत के आया है, उसके पास मोटिवेशन रहेगी कि अगर मैंने सही से काम नहीं किया तो 5 साल बाद ही लोग मुझे हटा देंगे, अगले 5 साल बाद ही मैं जो सीट पे बैठा हूँ, जो मेरे को चुना गया है, मेरे को वहां से हटा दिया जाएगा इफ आई विल नॉट परफॉर्म माई वर्क प्रॉपरली। तो इसीलिए उसके पास ये मोटिवेशन रहती है कि भाई अगर अगले 5 साल बाद जीतना है, वापस से अगर गवर्नमेंट में आना है, तो फिर भाई काम तो सही करना पड़ेगा। तो इससे लोगों को, जो गवर्नमेंट में है, जो जीत के आए हैं, उन्हें भी मोटिवेशन मिलती है कि वो काम करें, और लोगों के लिए फायदा हो जाता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट काम करेगी उनके लिए, क्योंकि अगर उसे वापस से इलेक्शन में जीतना है तो काम तो करके देना पड़ेगा, नहीं तो लोग उसे अगले इलेक्शन में वोट देंगे ही नहीं, हरा देंगे। तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन होना जरूरी है। फोर्थ, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। चौथा यह है कि जिस पर्सन को लोग एक्चुअल में प्रेफर करते हैं, जिस पर्सन को लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट में आए, वही पर्सन आना चाहिए।
ऐसा ना हो कि लोग पसंद किसी और को कर रहे हैं और जीत के कोई और आ रहा है या फिर गवर्नमेंट में कोई और बैठ रहा है। मतलब मान लो कोई एक पर्सन था एक्स, ठीक है, अब लोगों को ये एक्स पर्सन बहुत पसंद है और लोगों ने वोट जो है वो इस एक्स पर्सन के बेसिस पे ही दिया कि अगर हम वोट देंगे तो जो भी पार्टी है, मान लो ये एक पार्टी है चमचा पार्टी, ठीक है। अब चमचा पार्टी में क्या है, चमचा पार्टी ने अपना कैंडिडेट रखा सामने एक्स की, भाई अगर हम जीतते हैं, अगर चमचा पार्टी जीतेगी तो एक्स पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अब लोगों ने एक्स के बेसिस पे, क्योंकि लोगों को एक्स पर्सन बहुत पसंद है, उसके बेसिस पे लोगों ने वोट दे दिया, बेसिकली इस पर्सन को ही वोट दिया। बट अगर आगे जाके बोला जाए कि नहीं एक्स पर्सन को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, वाई पर्सन को बनाया जाएगा, तो लोगों के साथ धोखा सा हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि जिस पर्सन को लोग एक्चुअली में पसंद करते हैं वो पर्सन ही जीत के आए, कोई और ना आए। इलेक्शंस इस तरीके से हों कि जिस पर्सन को एक्चुअली लोग पसंद कर रहे हैं वही जीते। ऐसा ना हो कि कहीं इलेक्शन में गड़बड़ कर दी, वोट इधर के उधर कर दिए और कोई गलत पर्सन चुन के आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्रीली एंड फेयरली होने चाहिए, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े थे जिसमें जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, वो मान लो टीवी चैनल्स को अपने कब्जे में कर रही हैं, वो अपोजिशन पार्टी के बारे में सिर्फ गंदा गंदा दिखा रही हैं और अपोजिशन पार्टी को सामने आने ही नहीं दे रही। इस तरीके से लोगों को वो पैसा दे रही हैं, लोगों को वो पैसा दे रही हैं ताकि वो उन्हें वोट दें। वो जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनसे बोल रही हैं कि तुम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को बोलो अगर हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें वोट दिया तो ही तुम्हारे बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके की तकनीकों को अपनाया जा रहा था, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें गलत हैं। तो इलेक्शंस जो है वो फ्रीली एंड फेयरली होने चाहिए। इस तरीके की फालतू चीजें, फालतू हथकंडे जो हैं वो नहीं अपनाने चाहिए और लोगों को गलत जो तरीके हैं, गलत मीन्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको नहीं यूज करना चाहिए और सही तरीके से जो इलेक्शंस होते हैं वो होने चाहिए ताकि लोगों के साथ गलत ना हो। These might look like very simple and easy conditions। अब ये जो हमने 5 कंडीशंस पढ़ी, ये सुनने में पढ़ने में ऐसा लग सकता है कि ये बहुत इजी सी हैं, बड़ी आसान सी है, मतलब इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बट ये इतनी आसान है नहीं। बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। ये कुछ छोटी सी आसान सी ही जो लगने वाली कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इनको फुलफिल नहीं करते, जो इनका उल्लंघन कर देते हैं, जो इनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते। In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country to see if we can call these democratic elections। अब ये जो हमने 5 कंडीशंस पढ़ी, इनको हम आने वाले सेक्शंस में क्या करेंगे, अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री में होने वाले इलेक्शंस के साथ कंपेयर करेंगे, उस पर लागू करके देखेंगे कि क्या हमारे देश में जो इलेक्शंस हुए उनमें ये फीचर्स हैं या नहीं, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे देश में जो होने वाले इलेक्शंस है वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक हैं भी या नहीं। तो इसीलिए हमें पढ़ के ये जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े, इससे हमें ये इंसाइट मिलेगी, इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अब हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन को नॉन डेमोक्रेटिक से, राइट।